बैतुल हिकमत, बगदाद, अब्बासी दौर का सबसे अजीम इल्मी मरकज। 9वीं सदी के आगाज में जब दुनिया का बेशतर हिस्सा जंग, जहालत और तहव्वुमात में उलझा हुआ था, बगदाद एक अलग मिसाल बनकर उभरा। दरियाए दजला के किनारे आबाद ये अब्बासी दारुल हुकूमत सिर्फ एक सियासी मरकज नहीं था, बल्कि इल्म का एक जिंदा तजर्बा था। इस तजर्बे के मरकज में एक ऐसा इदारा कायम हुआ जिसने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। बैतुल हिकमत यानी दारुल हिकमत। बैतुल हिकमत का तसव्वुर यकदम वजूद में नहीं आया। इसकी बुनियादें खलीफा हारून और रशीद के दौर में रखी गईं, मगर इसने अपनी मुकम्मल शान व शौकत खलीफा अल-मामून के अहद में हासिल की। अल-मामून का मानना था कि इल्म ईमान के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसका सबसे मजबूत साथी है। उसने एक ऐसी जगह का तसव्वुर किया जहां तमाम मज़ाहिब और सकाफतों के उलमा बगैर खौफ के महज जुस्तजू और तजस्सुस की बुनियाद पर इकट्ठे काम कर सकें। यूं तकरीबन 830 ईस्वी में बगदाद में बैतुल हिकमत को बाकायदा कायम किया गया। न ये मस्जिद थी, न महल, बल्कि अक्ल व फिक्र का मुक़द्दस मरकज था, उलमा का जिंदा शहर। बैतुल हिकमत सिर्फ किताबों से भरा एक हॉल नहीं था, ये एक मुकम्मल इल्मी कॉम्प्लेक्स था जिसमें कुतुबखाने, रसदगाहें, तर्जुमागाहें, दर्सगाहें और तहकीकी मराकिज शामिल थे, जहां दिन रात इल्मी बहस व मुबाहिसा जारी रहता था। यहाँ ईरान, शाम, हिंदुस्तान, बाज़ंतीनी सल्तनत और वस्ती एशिया से उलमा आते थे। मुसलमान, ईसाई, यहूदी और साबी एक साथ काम करते थे। जुबान कोई रुकावट नहीं थी। अरबी, यूनानी, सिरियानी, संस्कृत और फारसी की आवाजें इन राहदारियों में गूंजती थीं। इन्हीं में एक नाम हुनैन बिन इसहाक का भी था, जो एक ईसाई अरब तबीब और माहिर लिसानियात थे। उन्हें यूनानी और सिरियानी जुबानों पर गैर मामूली उबूर हासिल था। वो तर्जुमे के काम की क़ियादत करते थे और एक ही मतन के कई नुस्खे मिलाकर दुरुस्तगी को यकीनी बनाते थे। हुनैन के नजदीक तर्जुमा सिर्फ अल्फाज की नकल नहीं, बल्कि मानी की हिफाजत था। यहाँ रियाजीदान हिसाब लगाते, माहिरीन फल्कियात आसमान का मुशाहिदा करते, तबीब इलाज पर बहस करते और फलसफा मंतिक पर दलाइल देते। इल्म यहाँ जिंदा था, इस पर सवाल उठाए जाते, इसे परखा जाता और बेहतर बनाया जाता। बैतुल हिकमत की सबसे अजीम कामयाबियों में से एक तहरीक तर्जुमा थी, एक रियासती सरपरस्ती में होने वाली इल्मी कोशिश जैसी दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। यूनानी, रूमी, फारसी और हिंदुस्तानी तहजीबों के कदीम इल्मी मुतून जमा किए गए और अरबी में तर्जुमा किए गए। अरस्तु, अफलातून, बुकरात, जालिनूस, उक्लीदस और बतलम्यूस जैसे अजीम मुफक्किरीन की तसानीफ ज़ाया होने से बचा ली गईं। कहा जाता है कि खलीफा अल-मामून मुतरजमीन को उनकी किताबों के वजन के बराबर सोना अता करते थे, मगर सोने से कहीं ज्यादा कीमती वो एतमाद था जो उसने अक्ल और दलील पर किया। ये तराजिम जामिद नहीं रहे, उलमा ने इन पर तनकीद की, इनमें इजाफा किया, गलतियों की इस्लाह की और इन्हें आगे बढ़ाया। यूनानी फलसफा इस्लामी फिक्र से मिला, हिंदुस्तानी रियाजी अरबी जिद्दत से जुड़ी और फारसी नज़्म व नस्क अरबी निज़ाम हुकूमत में ढल गया। ये सिर्फ हिफाजत नहीं थी, ये तख्लीक थी। बैतुल हिकमत में इल्म को दीनी और दुनियावी खानों में तकसीम नहीं किया गया। हर इल्म को तख्लीक कायनात को समझने का जरिया समझा गया। रियाजी ने मोहम्मद बिन मूसा अल-खवारिज़मी जैसे अजीम आलिम के जरिए तरक्की पाई, जिन्होंने अलजबरा और अलगोरिदम को दुनिया से रोशनास कराया। फल्कियात ने नई बुलंदियों को छुआ, रसदगाहों में सितारों के नक्शे बेहतर बनाए गए, सैयारों की हरकत का हिसाब लगाया गया और जमीन के मुहीत का हैरत अंगेज हद तक दुरुस्त अंदाजा लगाया गया। तिब एक मुनज़्ज़म साइंस बन गई। तबीबों ने तशरीह, अद्वियात और इलाज के तरीकों पर तहकीक की और ऐसी तिब्बी इंसाइक्लोपीडियाज तैयार की जो सदियों तक इस्तेमाल होती रहीं। फलसफा और मंतिक पर गहरी बहसें हुईं। अरस्तु की मंतिक को पढ़ा गया, चैलेंज किया गया और इस्लामी फिक्र से हमाहंग किया गया। जोग्राफिया, कीमिया, बसरियात और इंजीनियरिंग सब ने इन दीवारों के अंदर जगह पाई। बैतुल हिकमत दरअसल दुनिया की पहली हकीकी तहकीकी यूनिवर्सिटी थी। जब यूरोप इब्तिदाई वुस्ता कुरून में भटक रहा था,
علم خاموشی سے بغداد سے مغرب کی طرف سفر کر رہا تھا۔ بیت الحکمت کے عربی مخطوطات اندلس یعنی مسلم اسپین اور سسلی پہنچے، جہاں انہیں لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ یورپی علماء نے ارسطو کو یونان کے ذریعے نہیں بلکہ عربی تشریحات کے ذریعے جانا۔ یورپی جامعات میں الجبرا پڑھائی جانے لگی، طبی کتب نصاب کا حصہ بن گئیں، سائنسی طریقے فکر نے تحومات کی جگہ لے لی۔ یورپی نشت صحنہ خلا سے پیدا نہیں ہوئی، اس کی بنیادیں بغداد میں رکھی گئیں۔ یورپ نے دوبارہ سوچنا سیکھا کیونکہ اس نے مسلمانوں کے سیکھنے کا طریقہ سیکھا۔ 1258 عیسوی میں منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا، بیت الحکمت تباہ کر دیا گیا، کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں اور کہا جاتا ہے کہ دریا کا پانی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ مگر علم کو ڈبویا نہیں جا سکتا۔ بیت الحکمت میں جنم لینے والے خیالات دیواروں، شہروں اور سلطنتوں سے آگے جا چکے تھے۔ وہ مخطوطات، جامعات اور انسانی ذہنوں میں زندہ رہے۔ آج بیت الحکمت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تہذیبیں صرف تلوار سے نہیں اٹھتیں بلکہ قلم، سوال اور دوسروں سے سیکھنے کی ہمت سے بنتی ہیں۔ بغداد نے کبھی دنیا کو علم سے روشن کیا تھا، وہ روشنی آج بھی جل رہی ہے۔